वेलकम टू दिस लेक्चर। और एक्चुअल में आई एम नॉट एन IITian, ना ही मतलब ऐसे बहुत क्या कहते हैं मतलब फ़िज़िक्स की ऐसी कोई सच डिग्रीज़ होंगी मेरे पे। बट येस आई डेफिनेटली नो दैट कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं, लाइक फॉर एग्जामिनेशंस लाइक नीट, इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर कोई अगर MCQ बेस्ड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल रहती हैं और कौन सी चीज़ें आपको यूटिलाइज़ करनी चाहिए। तो आई नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसी के साथ में विद दिस बेसिक्स इंट्रोडक्शन आई विल बी स्टार्टिंग दिस लेक्चर। और हम लोग अभी कवर क्या करने वाले हैं, मैंने सीरीज़ का नाम दिया सीडलिंग सीरीज़। और इसमें मैं सबसे पहले चैप्टर पिकअप कर रहा हूँ मोशन इन 2D। और इसके बाद में अब मैं इसके ऊपर ही कंटिन्यू करूँगा। ये तो पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और पार्ट 2 का मैं पहले ही बता दूँ, पार्ट 2 के साथ में ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस भी कर ली जाएगी, जिसमें आपके NCERT के भी कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड रहेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, मतलब अपना जो कंटेंट वगैरह है उसमें स्विच करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वीडियो यूज़फुल किन के लिए रहेगी। पहली बात तो यार जो लोग 11th से 12th में आए हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी फॉर रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, जैसे मोशन इन 2D अपन कवर करने वाले हैं। या फिर ऐसे लोग जो मान लो 11th के अंदर ही हैं, जिनके बेसिक्स तो क्लियर हैं, बट सपोज़ करो आकाश वगैरह इस टाइप की कुछ इंस्टीट्यूट्स होती हैं, उनमें जैसे अगर वो लोग पढ़ रहे हैं एंड दे वांट एन एक्स्ट्रा एज की मतलब उनके बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट क्लियर रहें, क्योंकि बहुत बार वहाँ के टीचर्स थोड़ी चीज़ें हाई फाई ज़्यादा ही करा देते हैं। सो दे कैन ऑल्सो रेफर टू दिस लेक्चर। एंड प्रॉम्प्टली आई एम सेइंग कि यार इस वाले लेक्चर के अंदर ना, जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी सेकंड लेक्चर के अंदर। सो और वो इसके बाद में ही आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर क्या बेसिकली, सॉरी, पहला टॉपिक जो कि है वेक्टर्स। सबसे पहली चीज़ आती है कि यार वेक्टर होते क्या हैं। वेक्टर्स आर नथिंग, दे आर जस्ट सम क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है कि अच्छा अरे क्वांटिटी वेक्टर है। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि हम बस इसी बेसिस पे इनको बोल देंगे कि यार कोई चीज़ वेक्टर है, ये है, वो है। उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिससे कि हम एक क्वांटिटी को वेक्टर कहला सकें। तो सबसे पहले तो यार उसमें देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। इट मस्ट बी फॉलोइंग आइदर ऑफ द टू लॉज। एक तो होता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक सेकेंड यार, ऑफ वेक्टर एडिशन। और सिमिलरली यही वाला जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो अब मैं उसके अंदर बता देता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ को जानना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वैसे भी इस पर कुछ मतलब आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर लॉ कहता क्या है। अगर हम एक वेक्टर की बात करें तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर अब इसके अंदर एक हेड डिनोट क्या करता है, और बेसिकली जो टेल है ये क्या डिनोट करती है। टेल डिनोट करती है वेक्टर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वेक्टर और कहाँ को जाएगा, उसको डिनोट करते हैं हम हेड से। यहाँ टेल, यहाँ हेड। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी। अब ये ट्रायंगुलर लॉ बोलता क्या है कि यार अगर अपने पास में एक फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर हम इसको बोल रहे हैं, और एक सेकंड वेक्टर है, अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो अपना जो रिजल्टेंट यानी जो थर्ड वेक्टर आने वाला है वो अराइज करेगा फर्स्ट की टेल से और मिलेगा जाके सेकंड के हेड पे, ठीक है। ये कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो अपना लॉ है इसको विजुअलाइज भी किया जा सकता है। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे बोला ना, एक वेक्टर यहाँ पे है फर्स्ट वेक्टर, और एक सेकंड वेक्टर इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप देखोगे एक बॉल रखी है, मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी हमने, यानी धक्का लगा दिया, और एक इस डायरेक्शन में, अरे यार ये कैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, डोंट माइंड इट प्लीज़। और अगर अपने ऐसे लगा दिया तो कहाँ पे जाने वाली है बॉल, रिजल्टेंट और ओवरऑल बॉल इस डायरेक्शन में कुछ जाएगी, जहाँ पे जैसे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, है ना। तो रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत भी। तो यानी कि ये लॉ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इससे हम लोग एक फॉर्मेट इक्वेशन बनाते हैं कि अगर मान लो एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है,
तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड पता है क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ तुम्हें ध्यान होनी चाहिए जनरली, और आई फील लाइक ये इतना ही रेलेवेंट भी है। अब फिर एक चीज़ देखते हैं यार कि यहाँ पे इनका यूजेज क्यों किया जाता है वेक्टर्स का। वेक्टर्स का यूजेज इसलिए किया जाता है जैसे कि जनरली तो इनका मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कि हम जितने भी आपके काइनेमैटिक्स हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, और जिससे एक्यूरेटली चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकें। सपोज़ करो अपन ने कोई मशीन बनानी है या हमको कोई डिस्टेंस वगैरह कवर देखना है, तो उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तो वैसे बहुत थ्योरेटिकल सी बात हो गई, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। मेन तो यार एग्जांपल देख लो, एक तो होता है वेलोसिटी, फोर्स, फील्ड। अब तुम्हारे दिमाग में अगर फोर्स तो सुना है, वेलोसिटी भी सुना है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड विद डायरेक्शन है ना, स्पीड विद डायरेक्शन। परंतु ये फील्ड नाम की क्या भला है। तो यार फील्ड का मतलब होता है, सपोज़ करो दो चार्ज रखे हैं, इसके बीच में तुमने फोर्स पढ़ा होगा, रिपल्सिव आती है KQ²/r², अगर ये डिस्टेंस r है। मगर अगर हम पर यूनिट चार्ज की बात करें तो KQ/r² होगा, राइट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और अगर हम बोलें कि दो मास हैं इस तरीके से रखे हैं, एक दूसरे को अटैक करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो Gm²/r² इनकी फोर्स आती है। और अगर हम पर यूनिट मास की बात करें तो वो आएगा अपना निकल के Gm/r², ठीक है। तो ये क्या आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि पर यूनिट क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की ऑन अपॉन विच द फोर्स इज बेस्ड, उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी फील्ड इंटेंसिटी, या फिर उसको हम लोग डायरेक्टली फील्ड भी कह देते हैं। अब एक चीज़ आती है यार, कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि अपना जब वेक्टर पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है कॉम्पोनेंट्स। लिटरली मतलब जैसे NLM चैप्टर आता है या फिर आपके आगे भी जितनी चीज़ें आती हैं, सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंट वाली ही बात रहती है, जो इसको तो यार ध्यान से समझना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कॉम्पोनेंट की फील्ड क्या है बेसिकली। एक तो यार इसको अवॉइड करना है, पता नहीं मेरे इसमें डिजिटल टैबलेट में कुछ दिक्कत सी हो गई है, तो ये बार बार बोलता रहता है उससे रिलेटेड। सपोज़ करो अगर हम देखें परछाई, सूरज यहाँ है, एक पेड़ मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो जब सूरज इस डायरेक्शन में होगा तो मैंने लगता परछाई काफ़ी ज़्यादा जाएगी, इतने एरिया को कवर करेगी। और जब सूरज यहाँ होगा इतने एरिया को कवर करेगी, जब सूरज यहाँ होगा इतने एरिया को कवर करेगी। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि सूरज का जो बेसिकली डायरेक्शन है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है घास पे वो बदल रहा है, कभी घास को ज़्यादा छाया मिल रही है, कभी कम छाया मिल रही है। तो यही अगर कोई वेक्टर है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी चीज़ को आप बोलते हो कॉम्पोनेंट, ठीक है। और बेसिकली हमको जो पढ़ने होते हैं परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सपोज करो एक वेक्टर यहाँ पे है, इसको तुम इमेजिन करो एक बॉल थी, बॉल पे हमने यहाँ पे धक्का मारा, बताओ एक्स एक्सिस में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा है ना, कुछ तो पड़ेगा, वाई पे भी पड़ेगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ, सपोज़ करो बहुत सिमेट्रिकली मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे एक बॉल रखी थी, ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, और हमने इस पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई है, और हम पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होगा रिजल्टेंट ओवरऑल, अगर हम एक्स की बात करें और वाई की। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ वाई में ज़्यादा धक्का खाएगी, है ना, क्योंकि वाई से क्लोज हमारा जो फोर्स है वो लगाया गया है। तो यही चीज़ हम कंपोनेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब मैं बता दूँ इसको किस तरीके से विजुलाइज करना होता है जनरली। मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, होल्ड ऑन, ये है एक वेक्टर और एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसमें से ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, इसको ध्यान से सुनना। अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलली अगर एक प्लेन में घुमाते हो तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी कि हम इसको इधर भी पहुंचा सकते हैं, इधर भी पहुंचा सकते हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा ओवरऑल आपके क्या कहते हैं रिजल्टेंट फिनोमेनाज में। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, ए को। अब एक चीज़ बताओ यार, अगर ए यहाँ प्लेस हो जाएगा और ये एंगल थीटा रहेगा, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा से नहीं स्टार्ट करते, चलो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B/r। तो मैं कह नहीं सकता कि r cos थीटा b के बराबर है, r cos थीटा b के बराबर है। सिमिलरली साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को हम ये नहीं लिख सकते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेन्यूज r, A/r। सो मैं a को ये नहीं कह सकता r साइन थीटा। और तुम एक चीज़ ध्यान से सुन लेना और एकदम इसको अपने दिमाग में जहन में बसा लेना। कोई भी वेक्टर है, मान लो a, यहाँ थीटा एंगल है, उसको सीधा लिख देना a cos थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होता
तो आइडेंटिटी सुनी होगी तुमने, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी तो भाई 90 माइनस थीटा है ना, इसलिए तो हमने आर साइन थीटा बोला है ए को। तो ये चीज़ें अब तो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ में अपना ये बेसिक सा आइडिया जो आपको होना चाहिए वो ख़त्म होता है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, जैसे मैंने एक्स और वाई को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर रखा है, ऊपर एक्स है, यहाँ पे यहाँ वाई है, और हमने बोला रिजॉल्व करो दोनों डायरेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा इजी है। पहले नीचे वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। भाई नीचे वाला एग्जांपल कम्प्लीटली वाई में लग रहा है, तो उसका तो ऑब्वियस ही बात है कोई एक्स में कॉम्पोनेंट आएगा नहीं। अगर ज़्यादा मैथमेटिकल हो तो यार एंगल थीटा है तो बी इंटू इस डायरेक्शन में देख रहे हैं ना हम, तो उसका खुद सोच के बताओ, इधर से इधर इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए इसका कंपोनेंट, वो आएगा बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री इससे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर भी ज़ीरो आएगा। वहीं पे अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो पूरा का पूरा जाएगा बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो बी ये अलॉन्ग वाई आ गया, ये अलॉन्ग एक्स हो गया। और अगर हम इसकी बात कर रहे थे ना, पहला एग्जाम्पल, ये इस तरीके से इनको लेबल भी कर देता हूँ यार। अब ये देखो, जो पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर एंगल 30 डिग्री है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर आपसे बोला गया तो 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये वाई एक्सिस में निकाल रहा हूँ। अभी वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये कट जाएगा आपका और आंसर आएगा √3। वहीं पर अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करता हूँ तो वो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना 60 डिग्री है। और मैंने क्या बताया, किसी भी डायरेक्शन में देखना है ऐसे करके, क्या आएगा उसका हमेशा ए कॉस थीटा, अगर जो भी एंगल है यहाँ पे, ठीक है। कॉस ऑफ 60 डिग्री लगा लो, चाहे साइन ऑफ 30 डिग्री लगा लेते, वो भी काम चल जाता है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्टडी किया था। कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है अपना निकल के। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। अब एक चीज़ यार आती है यहाँ पे, क्या कहते हैं, जैसे इसको देखो, इस एग्जाम्पल को, फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आप किस तरीके से निकालेंगे, 5 और 4 है, आपको बस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ओके। सो व्हाट डू यू फील वी मस्ट बी डूइंग, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं इधर आएगा, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे भी क्या करो, इसको उठा के इन भाई साहब को यहाँ पे घुसेड़ दो, और 5 और 4 के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस, मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को उसकी स्पेलिंग नहीं आती, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, पाइथागोरस जो भी होती होगी। तो ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, यानी कि 25 प्लस 16, व्हाट डू यू फील वी मस्ट बी गेटिंग, इट मस्ट बी आपका आंसर 41, ओके, √41। और एक चीज़ है, ये एंगल से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, साइन जो होता है ना, साइनोसॉइडल कर्वेचर कैसा होता है, अब मैं वो बताता हूँ। सो देखो, साइनोसॉइडल कर्वेचर पता है किस तरीके से वेरी करता है, एज वी मूव अलोंग द एंगल। और यहाँ पे मान लो साइन का मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहाँ पे हम एंगल में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का सा तुम्हारा साइनोसॉइडल ग्राफ देखने को मिलता है। एकदम थोड़ी सिमेट्रिकल नहीं होगा, मगर ध्यान रखना, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब पे अपने मैग्नीट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम है तो ये तो 90 डिग्री हो गया है ना, और ये है, फिर ये है। तुम जैसे पढ़ते हो ना, साइन की टेबल पढ़ाते हैं 10th क्लास में, क्या 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। इसी सेम सिमेट्री में आगे बढ़ते जाना है, आपके मैग्नीट्यूड्स भी आपको निकलते जाते हैं। अगर तुम्हें साइन वगैरह के मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत आती है तो ये भी थोड़ा जान लेना। जब तुम कॉस का बनाओगे तो कॉस का थोड़ा इस तरीके का ग्राफ आता है, तो उसके अंदर आप 0 से 1 पे स्टार्ट करते हो, और जब 90 डिग्री हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे ही 180 डिग्री, वही सेम पैटर्न में फॉलो करते जाना है। आप एंगल्स को उससे याद रख सकते हो। बाय द वे, इट वॉजंट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हेयर, क्योंकि हम यहाँ पे तो उसका कुछ ऐसा जितना डिस्कशन कर भी नहीं रहे। एक चीज़ ध्यान रखना है, ट्राइंगल ध्यान रखना है। अब इस ट्राइंगल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यार देखो, आप हर टैन एंगल की वैल्यू याद नहीं रख सकते, इसकी तो रखो ही। ये भैया टैन 37 डिग्री, ये होता है 3/4 के बराबर, ओके। अब इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, टैन 45 डिग्री सबको पता होगा कितना होता है, साइन 45 अपॉन कॉस 45, दोनों 1/√2 1/√2, तो एंगल नेट 1 आता है। यानी कि जैसे जैसे टैन बढ़ता जाता है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाती है, यानी टैन 37 की 1 से तो कम ही होगी, यानी 4/3 तो होने से रहा। बस ये तो देखो रटना ही पड़ेगा कि ये 3/4 होता है। अरे ये क्या बना दिया,
तो ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल 37 डिग्री है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यार अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे एंगल्स का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ऑटोमेटिकली 53 डिग्री हो जाएगा। 4 और 3 है तो अंडर रूट ऑफ 16 + 9, इसका मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने 3 का स्क्वायर किया, पाइथागोरस लगाई, तो ये तो 5 आ रही है हाइपोटेन्यूज। तो आप इससे कोई भी क्वांटिटी साइन वाइन कॉस एक्सेट्रा किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट टू 53 लगा लो, 37 लगा लो, सबके विद रिस्पेक्ट टू आप आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आपको थोड़ी अलग सी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें 2 सिनेरियो हैं, या तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल थीटा है जो 90 डिग्री नहीं है, दोनों वेक्टर सेम है, या दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है और दोनों वेक्टर सेम नहीं है। तो हमने आपको एक फॉर्मेट इक्वेशन बताई थी ना, अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, राइट। ये तो यूज़फुल रहेगी। अभी हमने दोनों सिनेरियोज़ में क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो आपको इसके लिए डायरेक्टली पता है क्या याद रखना है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 90 डिग्री नहीं है, डायरेक्टली रिमेंबर इसका आंसर आएगा 2a, जो भी मैग्नीट्यूड था उसका, इंटू कॉस थीटा, जो भी उनके बीच का एंगल है, θ/2। यहाँ पे 60 डिग्री है तो, और यहाँ 2 और 2 के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो 2 × 2 मैग्नीट्यूड क्योंकि 2 है ना, इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है 2 × 2 × √3/2। सो आपका आंसर क्या निकल के आता है √3, मतलब 2√3। तो ये चीज़ बड़ी बेसिक थी और इम्पॉर्टेंट भी थी। अगर इस तरीके से आपसे कोई बोलता है कि 3 और 2 1 के बीच में एंगल ऐसे 60 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3, और कॉस ऑफ थीटा लेना है ना, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2। तो अब यहाँ से देख लो, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना बचता है 9 + 4 + 6, तो अंडर रूट ऑफ 19 आता है इसका आंसर, जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अब चलो यार आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राइटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मूविंग बॉडी, यानी कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी नाम की एक चीज़ पढ़ी होगी। सो वो आप यूज़ भी कर सकते हो, मगर अभी हम एकदम उसके ऊपर कूदने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे हम मोशन इन 2D की बात कर रहे हैं और इस पर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ईजी सा एक कॉन्सेप्ट रहता है। लेट मी टेल यू, इस पे ना एक बड़ा मेजर क्वेश्चन टाइप बनता है जिसके अंदर आपकी चीज़ें आती हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, नॉट ओवर हेयर। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन वगैरह इन सब के साथ में चीज़ें जाएंगी तो 3rd लेक्चर तक जा सकती हैं, बाकी उससे ज़्यादा होगा नहीं कुछ। तो यार यहाँ पे अगर आपको VRM लिखा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, पढ़ना सीख जाओ पहले। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये बीच का गैप विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। ठीक है, यानी कि मैन को बूंदा बांदी, यानी जो बारिश हो रही है कैसे दिखेगी। ठीक है, ये 3 मीटर/सेकंड है। अब देखो यार VRM बोला है तो VR - VM। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, वेक्टर्स के अंदर अगर कहीं भी माइनस आ जाए ना, उसका मतलब है आपको ये समझना है कि सपोज़ करो ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, A + B का तो तुम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालोगे, A - B का निकालना है तो B को उल्टा कर दो, इस डायरेक्शन में कर दो, तो यहाँ पे आएगा कुछ नेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि जब आप वेव ऑप्टिक्स वगैरह फिर ज्योमेट्रिकल वेव्स वाला चैप्टर भी पढ़ते हो, सॉरी मैकेनिकल वेव्स, तो उसमें एक चीज़ आपके पास देखने को मिलती है कि यार अगर मान लो एक वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, मान लो एक वेव का एम्पलीट्यूड A है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर 180 डिग्री है और एक का दूसरे का भी A है, तो नेट कितना निकल के आता है एम्पलीट्यूड 0, और इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर सपोज करो 2 होता तो नेट कितना निकल के आता, A आता, 2A - A है ना। अगर वेक्टर आगे पीछे है सीधा, जैसे माना 4 है, यहाँ पे 5 लग रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा 1 का। तो वही वाली चीज़ें आगे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं जानने में। VR - VM करना है, VR एज इट इज़ छोड़ दो, VM जो है इसको उल्टा कर दो, इस डायरेक्शन में कर दो, ये आपके पास में हो जाएगा। फिर 4 और कितना है, ये 3 है, तो नेट मैग्नीट्यूड भी 5 आता है। सिमिलरली यहाँ पे बोला VMR, यानी कि बूंद को अगर आप कंसिडर करो, उसको आप कैसे दिखोगे, तो उसको आप कुछ ऐसे दिखोगे कि VM - VR, यानी VM एज इट छोड़ दो, -VR, यानी उसको ऐसे क्या कहते हैं उल्टा ले लो, तो बूंद को आप ऊपर आते हुए दिखोगे। 4 3 इस तरीके से, मैग्नीट्यूड इसका भी 5। थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, आई होप इट इज़ नॉट बॉदरिंग। ठीक है, फिर आता है एंगल विद विच द मैन मस्ट बी होल्डिंग द एम्ब्रेला, यानी कि वर्टिकल से कितने एंगल पे उसको अपने छाते को पकड़ना चाहिए जिससे कि वो भीगे नहीं। ठीक है,
ऐसा अगर आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया है, ये एंगल, तो क्या है उसका मतलब भाई, रिजल्टेंट का आपको क्या निकालना है, वी आर के साथ एंगल निकालना है। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें इस तरीके से, 4 था, यहाँ पे 3 था, रिजल्टेंट 5 था, ये एंगल तुमने निकालना है बस। नॉट डोंट यू टेल मी ये हमने देखा नहीं है, हमने देखा तो ये एंगल किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और ये तो यानी 37 डिग्री हुआ। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये 53 डिग्री होगा। तो एंगल कितना रहना चाहिए वर्टिकल के साथ, 53 डिग्री विद वर्टिकल। अब यार अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको ध्यान से समझ लेना कि इसमें चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। अब जो अपन पहला पढ़ने वाले हैं वो तो देखो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चाहूँ तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल भी करा दूँ, बट इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड टू ग्राउंड है यानी कि हमने किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल के साथ में हवा में फेंक दिया, ठीक है। तो अब इसके मोशन को स्टडी करना है। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है ना, यानी 2 एक्सिस के अंदर, एक तो ये एक्सिस है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर आप सेम प्लेन के लॉन्ग पैरेलली वेक्टर्स को मूव करते हो, एक सेम वेक्टर को मतलब मूव करते हो, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो आप ओवरऑल सबको एक क्या कहते हैं, एक ज्योमेट्रिकली सेट कर सकते हो। मान लो अगर आपको सारी की सारी ये वाई एक्सिस हैं स्टडी करनी है, आप पर्टिकुलर सबके लिए 1 इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अपने को इक्वेशंस तो पता ही हैं क्या होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमें x के लिए लगानी है, कभी कभी y के लिए लगानी है। और ऐसे ही एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे ही एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके कुछ फॉर्मूले भी निकलते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अगर मैं ऊपर का डायरेक्शन प्लस मानूँ, नीचे माइनस मानूँ, तो ग्रेविटी जो लगती है वो तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगती है जी, है जी। अब ये कंपोनेंट कितना आएगा इसका हॉरिजॉन्टली, यू कॉस थीटा। और अगर यहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है यानी कि एक्सेलरेशन है तो वी क्या करेगी, चेंज। मगर कहाँ पे, वर्टिकल में, हर जगह तो नहीं होगा ना यार चेंज। एक सेकेंड, हर जगह पे तो होगा नहीं, बस वर्टिकल में होगा, क्योंकि ए एक्स तो ज़ीरो है, ए वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यार यू कॉस थीटा अगर इस पॉइंट पे है, इसको जैसे मैं स्टार बोल लूँ, तो चाहे इस पॉइंट पे स्टडी करो, यहाँ पे भी उतनी ही रहेगी, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल उतनी ही रहेगी, चाहे यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल तो भाई उतनी ही रहेगी। बात आती है यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली तो देखो इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा, मगर यहाँ पे आओगे तो ये इक्वेशन लगा दो, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो ऊपर की वेलोसिटी होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब नीचे जी टी यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे एच मैक्स हो गया होता है, ठीक है। एच मैक्स इसको ऐसे बोलते हैं, वहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो होता है, और बस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम यहाँ से टाइम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें तो यार इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो ज़ीरो हो गई ना, इस पॉइंट पे तो ज़ीरो हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और हम टाइम भी यहाँ से अगर रिकॉर्ड करके देखें तो कितना आएगा यहाँ पे वेलोसिटी, फिर जी टी, और नीचे आते आते ये वेलोसिटी जो वर्टिकल है वो पूरी यू साइन थीटा के बराबर हो जाती है। जी टी जो होता है वो मतलब क्या कहते हैं, बराबर फिर से हो जाता है यू साइन थीटा के। तो ऐसे 2 पॉइंट आते हैं जहाँ पे जी टी यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है, एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, उनको आपको रटना होगा। अब हम वो ना यहाँ पे देखो कुछ जनरल फॉर्मूले आते हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ओहो एक सेकेंड, सबसे पहले तो एक चीज़ आती है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो इसको आपको रटना ही है, वही इक्वेशंस वगैरह से निकाला हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाय g। और रेंज कितनी आती है, रेंज आपकी निकल के आती है
व्हाट यू कॉल इट 2u² साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। ठीक है, और एक चीज़ तुम्हें मैथमेटिकली ध्यान रखनी है, मैथ्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कहीं ये चीज़ लिखी हुई हो तो इसको आप कह सकते हो साइन इंटू 2 थीटा, दोनों का एंगल सेम है ना देखो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको क्या लगता है 2 साइन थीटा का मतलब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 2 थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो 2 साइन थीटा ओवरऑल ये पूरी चीज़ 1 बन जाएगी, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये, होल्ड ऑन एक सेकेंड मार्कर यूज़ करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है पूरा ये चीज़ इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगी, ये जो बबल में है। तो आपकी मैक्सिमम रेंज कितनी आती है 45 डिग्री पे, और वो हो जाती है u²/g। ओके, अब यार एक चीज़ आती है, जस्ट इमेजिन हम लोगों ने क्या बोला था कि इस पे और एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अब देखो यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस एक चीज़ स्पेशल केस होता है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा, अगर हमने इन दो पे सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, कभी फिर 90 माइनस थीटा से किया है, वेलोसिटी सेम है पर ध्यान रखना कितनी u। तो एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, हमने क्या बोला था u इंटू साइन थीटा, सॉरी हमने बोला था जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है u²/g साइन 2 थीटा, तो साइन इंटू 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो एक जगह हो जाएगा साइन इंटू कितना 2 इंटू 90 माइनस थीटा, है ना। तो अगर आप दोनों चीज़ों को स्टडी करते हो तो पता आपको चलेगा कि रेंज तो यार कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस ही ले लेता हूँ, उससे बताना ज़्यादा बेटर रहेगा ना कि मैथमेटिकली। सपोज करो एक बार 30 डिग्री है, एक बार 60 डिग्री है, दोनों केसेस में हम लिखने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रेंज कितनी है u²/g साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा u²/g साइन 2 थीटा, 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 60 डिग्री यानी 120। वही साइनसॉइडल ग्राफ ध्यान रखना, 90 पे अगर इतना है और 60 पे अगर इतना है तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न रिपीट होगा 120 पे, यानी यहाँ पे भी √3/2। तो रेंज क्या आई सेम आई ना, यानी कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस लेते हो तो उस पर जो रेंज निकल के आती है वो तो कांस्टेंट आती है, और T1 T2 2r/g के बराबर आता है। दिस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, मतलब अननेसेसरली ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं। और जो रेंज कांस्टेंट आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में, ये गलीलियोस बुक ऑफ 2 न्यू साइंसेस में उसने बताया था, NCERT में लिखा हुआ है, तो आई थॉट बता देना चाहिए। और यार यहाँ ध्यान से देखो, एक ना चीज़ आती है फॉर अदर क्वांटिटीज़, अगर आपको उनका करना है कंपैरिजन, उसको कैसे करोगे। तो T1/T2 आपको कुछ नहीं करना, सपोज करो फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ उसमें करना क्या है। बेसिकली T1 क्या होता है 2u साइन थीटा/g, और साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो ऊपर तो साइन थीटा बचेगा मात्र, 2u/g कट जाएंगे आपस में, यहाँ वाला भी 2u/g यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, क्या आएगा टैन थीटा के बराबर, अगर ये वाला थीटा ले रहा हूँ मैं और ये 90 माइनस थीटा। ऐसे ही H1/H2, जिसमें यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो u² साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा। बाकी एक चीज़ यार आपको ध्यान रखनी है, जो अपन जनरल प्रोजेक्टाइल लेते हैं ना, या ऐसे फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को, उसमें ये जो आती है एच मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और मतलब एच मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है तो उसका जो ऑल्टीट्यूड होता है, यानी ग्राउंड से उसका जो क्या कहते हैं डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं एच मैक्स। और एक चीज़ आती है फिर आपकी रेंज, ये तो जनरल रेंज हो गई, पर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या होता है u²/g, उसके लिए एंगल, ये जो एच मैक्स आता है तो कोई भी एंगल से थीटा वीटा कहीं भी आ रहा है ना। पर मैं कह रहा हूँ कि इसकी बात जो होती है, होता तो ये भी एच मैक्स है, मगर अगर आप एंगल 45 डिग्री पे किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दो तो रेंज तो मैक्सिमम आती ही है, मगर आपका क्या कहते हैं जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आर मैक्स का और एच मैक्स का रेशियो मतलब रिलेशन होता है, वो निकल के आता है आपका प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आता है
आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स इंटू 4। ये आप कैसे ध्यान रख सकते हो भाई, रेंज तो हमेशा लंबी होती है ना टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो वो ध्यान रखना आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स इंटू 4। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना कायदे में तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि यार ये मैक्सिमम हाइट कैसे हुई, पर मैं बोल रहा हूँ ये एंगल 45 डिग्री वाला केस है सारा, उसमें ये ऐसे मैक्स मैक्स वाले ड्रामे चल रहे हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करो विद सम एंगल थीटा, अगर आप एकदम ही वर्टिकल फेंकोगे कायदे में तो तब आती है मैक्सिमम हाइट। ओके, बट डोंट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज इन दिस। तो एक बार देखो, एक चीज़ होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो जैसे यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, जैसे क्या कहते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल विद सम एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। इसको स्टडी करने के लिए एक होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको इसको ज़्यादा ऐसे इसकी बहुत वाइब नहीं लेनी, आपको इसका फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टैन थीटा -1 माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई कितनी हाइट पे है। ठीक है, तो ये किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, इस पर क्वेश्चन टाइप आता किस तरीके से है वो आपको समझना ज़रूरी है। सपोज़ करो आपको बोला एक बॉल को भाई फेंका हमने, ठीक है, एंगल था उसका थीटा। ओके, उसका एंगल क्या था, थीटा, जिस एंगल से हमने बॉल को फेंका है थीटा एंगल से फेंका है, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको गिवन है, उसकी आपको यू वगैरह ऐसा इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि वो जब डिस्टेंस अराउंड कुछ इतना मान लो एक्स ट्रैवल कर लेती है हॉरिजॉन्टली, बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब वो एक वॉल को जस्ट टच करके जाती है, और जो वॉल है उसकी हाइट वाई है। अब आपसे बोल रहे हैं फाइंड वाई इन मीटर्स, तो आपको एंगल गिवन है, आपको एक्स भी गिवन है, आपको आर भी गिवन है, तो इससे आपको इक्वेशन लगानी होती है एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस पर मैं अपने अगले वाले सेशन में इस पर क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। बाकी ये देखो, इसका दूसरा एक फॉर्मेट जब इसको और अंदर एक्स टैन थीटा को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हो जाता है एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी वैलिड है, और वैलिड ये भी है, वैलिड ये भी है, बट ये मोर इम्पॉर्टेंट है। ये तो यार रटने हैं सारे फॉर्मूले, जैसे एक्स टैन थीटा और ये एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी लिख दिया, T22 2 R/G होता है, रेंज कांस्टेंट होती है। ये वैसे इनको तो रटने की ज़रूरत नहीं है, तो याद ही हो जाते हैं। या एंगल 45 डिग्री वाले केस में R इज इक्वल टू एच इंटू 4, 45 डिग्री वाले केस में। और जनरल फॉर्मूले तो अपने हैं ही, एच मैक्स क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, रेंज 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम आप लिख दोगे यू स्क्वायर बाय जी। ओके, मैक्सिमम आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। एक सेकेंड, अंडे जैसा मैंने इसमें शेप बना दिया, एक सेकेंड, आप सही है। ओके, तो ये भी अपना कवर हो जाता है इस तरीके से, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी यार ये देख लो, अब ये चीज़ आती है, अभी ये अपना लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, जिसमें होता है सबसे पहले कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो आपके आकाश वगैरह एन टाइप के लोग पूछते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों कुछ। तो होते हैं यार, सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पर कुछ PYQs भी आ रखे हैं, कुछ नहीं होता। वो होता है यार ये एंगल जो एच मैक्सिमम और R/2 बनाते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए R/2 पे ही ये मैक्सिमम हाइट की होती है। तो एक चीज़ खुद सोच के बताना है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। ये मान लो एक सर्कल है, अगर मैं इसे ऐसे काट दूँ तो इसका जो ऊपर वाला कटा हुआ हिस्सा प्रोजेक्टाइल की तरह दिख रहा है कि नहीं, रेडियस ये है। तो जब रेडियस एकदम इनके बीचों बीच होगा, ये वाली जो मैंने मान लो लाइन है, इसको मैं AB बोल दूँ, लाइन AB, तभी तो जाके मैक्सिमम आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर हमने इसको कहीं आगे ले गया, बीच में नहीं रखा, मान लो लाइन AB के एकदम बीचों बीच नहीं रखा, आगे पीछे कर दिया, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज़ है कि एच मैक्सिमम होता है, और एच मैक्सिमम का फिर R/2 से जो क्या कहते हैं एंगल निकाला जाता है, यानी कि जब एलिवेट हो गई है सबसे ज़्यादा बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई है, जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस u cos थीटा बचा है, u sin थीटा GT के बराबर हो गया है, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, जब उसका ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम है प्रोजेक्टाइल का, तब जो एंगल निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और निकालते कैसे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एच मैक्सिमम अपॉन R/2। तो यही आपको बस ध्यान रखना होता है। तो 2 ऊपर चला जाता है, 2h/r tan थीटा आता है, थीटा tan इनवर्स 2h/r आता है। अब एक चीज़ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कभी भी अगर रेडियस वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो उसको लिए फोर्स से रेफरेंस लिया करो। फॉर अ पॉइंट ऑफ
फॉर पॉइंट ऑफ थ्रो, ओके। यानी कि पॉइंट ऑफ थ्रो से कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, क्योंकि जैसे प्रोजेक्टाइल है, ओके, वो चल रहा है तो किसी रेडियस को तो बिलोंग कर रहा होगा ना कोई रेडियस उसको, मगर आपको निकालना फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू है। तो यार यहाँ पे देखो, एक सेकेंड में इसको नया का नया बना के दिखा दूंगा। एक चीज़ सुनी होगी कि एक चीज़ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई चीज़ आपको सर्कल के अंदर घुसेड़ रही है, फिर आपको सर्कल के अलॉन्ग घुमा रही है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भगा रही है या फिर सर्कल तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंटर से एकदम क्या कहते हैं फड़फड़ाते हुए उड़ जाओ, ऐसे याद रखो, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ थ्रो अगर निकालना होता है तो फोर्सेस का उसमें सहारा लेना होता है। अब एक चीज़ बताओ, इस बॉडी पे इनिशियली देखा जाए तो एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और अगर हम ऐसे देखें, एक इसको क्या कहते हैं 90 डिग्री, ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ में एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री, है ना। यही हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा फिर वापस थीटा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और यही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसका डायरेक्ट एक आपको फॉर्मूला याद रखना होता है एम यू स्क्वायर बाय आर। वैसे तो एम वी स्क्वायर बाय आर बोलते हैं, बट यहाँ वेलोसिटी यू ले रहा हूँ मैं। तो आपका निकल के आता है यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा, ये आपका रेडियस निकल के आता है, ठीक है। और वही आपको ध्यान भी रखना है कि भाई फॉर्मूला इसका होता है यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। सो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था, और धन्यवाद कि आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया है। और डेफिनेटली अगले सेशन में भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे, और आपके जो बचे हुए टॉपिक्स रह गए हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसी के साथ में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसको भी कवर कर दिया जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी एंड आडियोस।